अधिगम के लिए आकलन का क्या अर्थ है? तो अधिगम के लिए आकलन का अर्थ शिक्षक और छात्र के सहयोग से होने वाली प्रक्रिया से है, जिसमें शिक्षक और छात्र एक दूसरे के सहयोग से अधिगम को उच्च बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह शिक्षक अपनी शिक्षण व्यवस्था का और छात्र का अपनी अधिगम व्यवस्थाओं का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योमेट्री उपकरण क्या कहलाते हैं? तो गणित शिक्षण के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए के अंतर्गत जो ज्योमेट्री गणित है यानी जियोमेट्री है, उसमें प्रश्नों को हल करने के लिए पेंसिल, रबर, डिवाइडर, स्केल आदि उपकरणों की आवश्यकता जो पड़ती है, इन सभी उपकरणों को हम ज्योमेट्री उपकरण कहते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि प्रोजेक्टर के प्रकारों के नाम लिखिए। तो प्रोजेक्टर के प्रकार हैं स्लाइडर प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर होता क्या है? प्रोजेक्टर एक ऐसा साधन है या उपकरण है जिसमें पाठ्य विषय वस्तु एवं चित्रों को पर्दे पर प्रदर्शित किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा। आगमन विधि के गुण पूछे गए। आगमन विधि सब रूबरू है। इससे आगमन विधि के द्वारा हम स्थायी ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगमन विधि का एक गुण ये भी है कि इसमें हम उदाहरण की सहायता से सिद्धांत निकालते हैं। इसमें हमें शिक्षकों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होता, हम स्वयं से एक्सप्लोर करते हैं। आगमन विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि द्वारा बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो स्वयं उदाहरण के माध्यम से सिद्धांत निकालते हैं। नेक्स्ट विधि होती है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि क्या होती है कि इसमें विश्लेषण शब्द का अर्थ छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होता है, फिर उसका बारीकी से अध्ययन करना। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। बाल केंद्रित विधि है। रटने की प्रवृत्ति नहीं होती इसमें, यानी ये स्टूडेंट ओरिएंटेड होती है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। मौलिकता का विकास होता है। स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। अन्वेषण क्षमता अर्थात खोज करने की क्षमता का विकास होता है। स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। यह विधि छोटी कक्षा में उपयोगी नहीं है, समय ज़्यादा लगता है। मंद बुद्धि के बालकों के लिए इससे समस्या होती है। अब आती है संश्लेषण विधि। संश्लेषण का अर्थ है अलग अलग वस्तुओं या भागों को इकट्ठा करना। ये संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। विश्लेषण का अर्थ होता है टुकड़े करना, इकट्ठा करके लिखना, अर्थात अलग अलग समस्या को फिर से लिखना ही संश्लेषण। हर विधि के अपने गुण और दोष होते हैं। उसमें एकक नियम पूछा जाता है। जैसे एकक का अर्थ है एक पर आधारित, यानी वन बेस्ड। इसमें एक वस्तु के मूल्य का ज्ञात होने पर अधिक वस्तुओं के मूल्य का ज्ञान करने के लिए हम एक वस्तु के मूल्य को वस्तुओं की संख्या से गुणा करते हैं। जैसे हमारे पास में 10 पेंसिल हैं, हर एक पेंसिल का मूल्य है 5 रुपये, लेकिन हमारे पास में कुल 10 वस्तु है, तो हम एक वस्तु के मूल्य जो कि 5 रुपये है, मैं 10 का गुणा करके 50 रुपये सबकी कॉस्ट निकाल लेंगे। ये है एकक नियम। गणित सहायक सामग्री का वर्गीकरण कीजिए। तो गणित सहायक सामग्री यानी गणित के लिए जिस भी मटेरियल का इस्तेमाल हम करेंगे उसका वर्गीकरण कीजिए। तो एक है दृश्य साधन, जिनको हम देख करके सीख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम कंप्यूटिंग कर सकते हैं, यानी गणनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। प्रोजेक्टर में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड हो गया, स्मार्ट बोर्ड, ये है दृश्य साधन। श्रव्य साधन जिनको सुन करके सीखते हैं, जैसे रेडियो है, सीडी है, सीडी में भी सुनते हैं, सीडी डीवीडी में देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो जिनमें देखेंगे और सुनेंगे दोनों, वो है दृश्य साधन, श्रव्य साधन। लिंगुआ फोन, ऑडियो फोन, रेडियो, ये सब सुनने वाली चीज़ें हैं, लेकिन देखने वाली और सुनने वाली दोनों, जैसे कंप्यूटर है या आपका स्मार्टफोन है, टैबलेट है, ये सब चीज़। अब रेखागणित क्या है, ज्योमेट्री क्या है? तो देखिए, पहले रेखागणित में क्या होता था कि रेखा और रेखाओं से घिरे क्षेत्रफल जो बनते थे उनका हम अध्ययन करते थे, और बाद में इसी को एक्सप्लोर करके जियोमेट्री या ज्योमेट्री गणित बना दिया गया। अब इसमें बिंदु, रेखा, वक्र, समतल, इन सभी का अध्ययन डिटेल में किया जाता है। यानी पहले जैसे हम रेखागणित कहते थे, अब उसके बड़े फॉर्म को या एक्सप्लोर करके उसका थोड़ा और अपडेटेशन करके क्या बना दिया गया, ज्योमेट्री, जिसमें हम 2D 3D सभी फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। ज्योमिति को भूमिति क्यों कहते हैं? क्योंकि भूमि के नाप संबंधी कार्यों में इस विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। नाप संबंधी काम के लिए हुई है। बेसिकली क्या है, भूमि की नाप सबसे पहले उपयोग लाई गई इस विधि के द्वारा, इसलिए इसे हम भूमिति भी कहते हैं, ज्योमिति को। बेन हाइले मॉडल क्या है? तो गणित की शिक्षा में बेन हाइले मॉडल यह बताता है कि छात्र ज्योमिति से कैसे सीखते हैं। तो बेन हाइले मॉडल ज्योमिति को कैसे सीखा जाता है यह बताता है। बहुभुज क्या है? बहुभुज जो है वो एक ज्योमितीय आकृति है जो कम से कम 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ हो, बहुभुज है। यानी बहुभुज बनने के लिए कम से कम 3 रेखाखंड चाहिए होते हैं, जैसे एक त्रिभुज है या फिर चतुर्भुज है, ये सब क्या है, बहुभुज है। अब इसके अलावा इसमें कितनी भी भुजाएं हो सकती है, लेकिन कम से कम 3 होना तो आवश्यक है। 3 से कम होगा तो बहुभुज नहीं कहलाएगा। जो छात्र गणित नहीं समझते वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते, यह प्लेटो ने कहा। गणित की सबसे प्राचीन जो शाखा है वो अंकगणित। गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो गणित दिवस 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। उपचारात्मक कार्यक्रम क्या होते हैं? तो वे कार्यक्रम जिनके द्वारा छात्रों की त्रुटियों को, कमजोरियों को और कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न की क्या विशेषता और दोष है? तो इसमें विचार शक्ति का विकास होता है, आप में तर्क शक्ति पैदा होती है, परीक्षा में विश्वसनीय रहती है। 4 ऑप्शन आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जिसमें से आप एक टिक करते हैं, आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये बात एक ऑप्शन सही है या नहीं है, या फिर आंसर की के बाद आपको पता चल जाता है। अंक देने की सुविधा होती है, 1 अंक की जनरली वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और उपयोगी है। लेकिन इसमें हमें याद नहीं रहता, जब भी आप एग्ज़ाम दे के निकलते हैं तो आपको क्वेश्चंस के बारे में याद ही नहीं रहता, क्योंकि आपने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा। कई बार हम अनुमानित उत्तर देते हैं, अधिक हमें दिमाग खर्च करना पड़ता है, और यहाँ तथ्यात्मक ज्ञान छुपा रहता है, डिटेल में हमें पूरा इसके बारे में पता नहीं होता। गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का क्या महत्व है? शिक्षण सरल, रोचक और सुलभ बनाने के लिए, शिक्षार्थियों का ज्ञान सरलता से प्राप्त हो सके, ताकि पढ़ने की ओर ध्यान आकर्षण के लिए, और वातावरण में सक्रियता और क्रियाशीलता लाने के लिए। विभाज्यता के क्या नियम है? देखिए, हम विभाज्यता यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बात करते हैं। 2 से विभाज्यता का क्या नियम है? तो अगर आपका इकाई अंक सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित होगा। जैसे कोई भी संख्या मैंने 24 ली, तो इसका अगर इकाई अंक 2 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 2 से चली जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं 98 लेता हूँ तो इसका इकाई अंक क्या है? 8 है, यानी ये संख्या 2 से विभाजित होगी। बड़ी से बड़ी संख्या हो 3094, लाइक इस तरीके से, अगर इस संख्या में इकाई अंक 2 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या विभाजित होगी। ये है 2 का इकाई विभाज्यता नियम। 3 का नियम क्या है कि अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। कोई भी संख्या है जैसे 309, अगर इनके अंकों का योग में 3 से भाग चला जाएगा, जैसे इसके अंकों का योग 9 और 3 12 है, अगर ये 12 में 3 से भाग चला जाएगा, यानी इसका जा रहा है 4 बार, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। कोई भी एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 109 है, इसका अंकों का योग है 10, ये इकाई, इसमें 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो ये संख्या 3 से भागित नहीं होगी या डिवाइड नहीं होगी। यह 4 से विभाज्यता का नियम यह है कि अगर लास्ट के 2 अंकों में, यानी इकाई अंक और दहाई अंक को मिलाकर के दोनों में 4 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ 24 लिखा हुआ है लास्ट में, तो 24 4 से 6 बार कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 में क्या होता है कि यदि इकाई अंक 0 या 5 होता है तो संख्या में 5 का भाग चला जाता है। जैसे मैंने 100 लिखा, लास्ट का अंक या तो 0 हो तो वो भाग चला जाएगा, या फिर लास्ट का अंक जो है, इकाई अंक वो जो हो वो 5 हो, तो उनमें दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर वो 5 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता का नियम ये है कि जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग चला जाएगा, दोनों से नियम कैसे लगेगा? 2 का नियम कहता है कि लास्ट तक की जो संख्या यानी इकाई अंक जो है वो 2 से विभाजित होना चाहिए, और 3 का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। दोनों नियम जहाँ लग रहे हैं वो 6 से विभाजित होगा। ये जनरली यही नियम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रूनर के अधिगम सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो जेरोम ब्रूनर अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्योंकि जीन पियाजे का पहले आ चुका था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो उसी के विकल्प के रूप में इस जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को देखा गया। ये तीनों सिद्धांत इस प्रकार से इन्होंने दिए कि पहले इन्होंने जो अवस्था बताई संज्ञानात्मक विकास की, वो क्रिया निर्माण विधि बताई, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की आयु अवस्था पर काम करती है, जिसे उन्होंने निर्माण विधि का नाम दिया। दूसरी अवस्था आइकॉनिक स्टेज यानी प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु, जो कि उन्होंने 2 से 7 बताई। तीसरी जो अवस्था बताई सिंबॉलिक या संकेत चिन्ह आधारित आयु, जो 7 से 15 वर्ष बताई। ये ब्रूनर की तीनों अवस्थाओं में, या जिन्हें हम तीनों विधियाँ भी कहते हैं, तो इन तीनों अवस्थाओं में क्या खासियत थी वो देखेंगे। क्रिया निर्माण की विधि जो जन्म से 2 वर्ष तक ली गई है, इसमें बालक के शारीरिक गाम्य क्रियाएं सम्मिलित होती है, यानी उसमें गत्यात्मक विकास बहुत तेजी से होता है, जैसे उसका चलना, हाथ पैर हिलाना, रोना चिल्लाना, सारी क्रियाएं शामिल होती हैं। दूसरी जो अवस्था है 2 से 7 वर्ष में, इसमें बच्चा सीखने का प्रयास करता है, भाषा का महत्व सीखता है, चमक ध्वनि गति का महत्व सीखने लगता है। तीसरी अवस्था संकेतात्मक या चिन्ह वाली अवस्था में अमूर्त चिंतन की अवस्था इसे हम कहते हैं, यानी जो चीज़ें उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं उनके बारे में वो सोचने लगता है, लेकिन जो चीज़ें वो नहीं देख पाता उनके बारे में वो सोचने में समर्थ नहीं रहता। विचारों को विकसित करने की अवस्था तीसरी अवस्था कहलाती है। तो ये जो है जेरोम ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं, क्रिया निर्माण, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक अवस्था। पूछा गया है गणित अधिगम की अवस्थाएं समझाइए। तो जन्म से लेकर के किशोरावस्था आते आते तक उसको 6 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जो अवस्थाएं इस प्रकार से हैं, जैसे आरंभिक अवस्था, मिलान अवस्था, परिमाणात्मक अवस्था, विभाजनात्मक, गुणनखंडी और संक्रियात्मक अवस्था। अब हम इन अवस्थाओं में जो पहली अवस्था है
उसमें देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चा वस्तु को देखकर बता दे सकता है, यानी शुरुआत की अवस्था। इमर्जिंग मतलब जब वो उभर रहा होता है अपने बचपने से, कोई वस्तु बड़ी छोटी है ये बताने लगता है। इसमें वो हल्के और भारी का भी उसको ज्ञान होने लगता है। मिलान अवस्था यानी 3 से 5 वर्ष, मैचिंग फेज जिसे हम कहते हैं, अवस्था में बच्चा 2 संख्याओं के नंबर या गिनती बोलने लगता है। जैसे वो 10, 20 तक बोलने लगता है। 2 अंकीय संख्या जो है उसमें वो अंतर बता सकता है। किसी बड़े समूह की चीज़ों को भी गिन सकता है। वह गिनती करके बता सकता है कि कौन सा अंक संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। कब? 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। परिणात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा विभिन्न तरीके से संख्या को व्यक्त कर सकता है, यानी वो तोड़ करके भी लिख सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है संख्याओं का। 5 से 6 वर्ष। 6 से 9 वर्ष की अवस्था में बड़े संख्याओं को स्थानीय मानकर विभाजन कर देता है। 2 या 3 संख्याओं के नंबर तक कर लेता है। जैसे ये 3 अंकीय नंबर है, अलग अलग करके जोड़ सकता है, ठीक है, जिसको हम विश्लेषण विधि भी कहते हैं। गुणनखंडी अवस्था 9 से 11 वर्ष, जहाँ वो गुणनखंड बना सकता है, वगैरह याद हो जाती है उसे। संक्रियात्मक अवस्था, आखिरी में वो सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में सफल हो जाता है, जैसे गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना। तो ये 6 अवस्थाएं बताई गई हैं। अधिगम, गणित अधिगम की अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन है कि गणित की पाठ्यपुस्तक का महत्व बताइए अथवा गणित की पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो पाठ्यपुस्तक शिक्षा के कार्य को सरल और उपयोगी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इनकी सहायता से छात्र अपनी क्षमता के अनुसार सीख सकते हैं। कठिनाइयों को पाठ्यपुस्तक की मदद से हल किया जा सकता है। पाठ्यपुस्तक के द्वारा छात्र समय समय पर आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अनेक प्रकार के चित्र, आकृतियाँ, तालिकाओं की जानकारी हमें पाठ्यपुस्तकों से मिल सकती है। ये सब फैक्टर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं या मेरिट्स हैं। पाठ्यपुस्तक की सहायता से छात्र अपनी विषय वस्तु को समझते हैं, सूत्रों का प्रयोग करके समस्याओं को हल करते हैं, परिणाम प्राप्त करते हैं, प्रयासों में सफल होते हैं। छात्र पुस्तकों के माध्यम से भूले हुए सूत्रों, नियमों, सिद्धांतों को रिकॉल करते हैं। स्मरण शक्ति और विचारों की शक्ति में क्रमबद्धता आती है इससे। ज्योमेट्री प्रमेयों को प्रयोग करते हैं, नए नए चित्र बनाते हैं। ये सब जो है प्रॉफिट्स हैं। देखिए, अगर अचर और चर राशियाँ क्या है, क्वेश्चन है, तो वे राशियाँ जिनका मान गणितीय प्रयोग में बदलता या अस्थिर रहता है, वे चर राशियाँ कहलाती हैं। यानी उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब जैसे x, y, z है, अब इनकी वैल्यू हो सकता है मैं x की जगह 5 ले लूँ या 10 ले लूँ या 0 ले लूँ। तो ये कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिनका मान जो है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल ऑपरेशन बदलता रहेगा, तो वो कहलाएगी चर राशि। लेकिन अगर निश्चित रहेगा, जैसे पाई का मान निश्चित है 3.14, ये एक निश्चित वैल्यू है, तो वो कहलाएगी अचर राशि। पूछा गया है कि वृत्त की छेदन रेखा कौन सी है। तो अगर कोई भी रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे कि ये एक वृत्त है, मैंने एक रेखा खींची, तो वो इसको 2 बिंदुओं पर यहाँ क्या कर रही है, टच कर रही है। तो अगर कोई भी रेखा वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो वो उसकी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। एक वृत्त में हम कितनी ही प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत नहीं है। दूसरा, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त की कोई रेखा अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। कोई भी एक बिंदु पर, मान लो कि ये मैंने खींची तो केवल एक ही पॉइंट पर ये उसको स्पर्श कर रही है, तो वो स्पर्श रेखा। एक वृत्त में अनगिनत स्पर्श रेखा हो सकती है। स्पर्श रेखा वृत्त को विभाजित नहीं करती, क्योंकि ये केवल एक ही बिंदु को टारगेट करती है। जैसे ये हो गई, ये हो गई, कैसे भी मैं खींच सकता हूँ। वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा गुजर कर सकती है। एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा गुजरेगी। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में एक बेहतरीन क्वेश्चन की कक्षागत गणित में या गणित की कक्षा में गणित शिक्षक की भूमिका को समझाइए। तो शिक्षक हमेशा आज के युग में परामर्शदाता, मित्र, दार्शनिक और शिक्षक भी है। ये सभी क्वालिटी क्या है, शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। दार्शनिक दृष्टिकोण हो। शिक्षक दार्शनिक के रूप में तब कार्य करता है जब वह बच्चे को जटिल गणितीय सूत्रों की कुशलता से समझाने के लिए अभिनव तरीके विकसित करता है या करती है। शिक्षक को मित्र की तरह होना चाहिए, परामर्शदाता की तरह होना चाहिए, ये सब क्वालिटी। अब पैटर्न क्या होता है, तो एक पैटर्न कोई भी नियमितता बताता है, सर्टेनिटी बताता है। जैसे मैंने बोला कि सम संख्याओं का एक पैटर्न बनाइए, तो 2, 4, 6, 8, 10 ये पैटर्न कहलाता है। या फिर 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्याओं का ये पैटर्न कहलाता है, जो कि किन्हीं भी संख्याओं में क्रमबद्धता या सर्टेनिटी, एक फॉर्मेट बताता है। ठीक है, तो ये पैटर्न कहलाता है। आवश्यकता क्यों है, बिना इसके कुछ उपयोग हो ही नहीं पाएगा। इस तरीके से आप लिख लेना। गणित की पाठ्यपुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। भौतिक विशेषताओं में पाठ्यपुस्तक का स्वरूप आएगा। कागज जो है अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए, बंध मजबूत होना चाहिए, मुद्रण में गुणवत्तापूर्ण मुद्रण और आसानी से पढ़ने योग्य फॉन्ट यानी लेटर होने चाहिए। लेखक जो है वो योग्य होना चाहिए, अनुभवी शिक्षक के द्वारा इसे लिखा जाना चाहिए। विषय वस्तु छात्र केंद्रित होनी चाहिए।
सरलता से जटिलता की ओर चलना चाहिए। भाषा सुलभ और सरल दी गई हो। शैली और शब्दावली आयु के हिसाब से तय की जानी चाहिए। लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत शब्दों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी का परिचय दीजिए एवं गणित में इसके अनुप्रयोग। सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी गणित किसे कहते हैं, तो समझते हैं सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आंकड़ों के संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, अर्थ निर्णय जो विधियां प्रयोग की जाती हैं उनका अध्ययन ही सांख्यिकी कहलाता है। आपने पढ़ी होगी। सांख्यिकी के अंदर हम बहुत सारे टेबल्स पढ़ते थे। कुछ इस तरीके से हम अध्ययन करते थे, जैसे मान लो ये 2010 की जनसंख्या, फिर 11 में इतनी बढ़ी, 12 में इतनी बढ़ी, 2014 में इतनी बढ़ी, 2015 में इतनी बढ़ी। क्वेश्चन पूछा जाता था लास्ट में कि भैया ये ग्राफ एक तरीके से बनाया जाता था, तो इसमें 2010 की जनसंख्या और 2020 की जनसंख्या में क्या अंतर आया, प्रतिशत निकालना। तो ये सब क्या है, सांख्यिकी है। यानी डेटा और संख्याओं, चार्ट वगैरह का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना ही सांख्यिकी कहलाता है। इसका उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ होता है, तो राष्ट्रीय विकास के लिए योजना बनाने, उपभोक्ताओं कीमतों के सूचकांक में, जनसंख्या वृद्धि को दिखाने के लिए, सांख्यिकी कोटि नियंत्रण में, बाजार में, स्वास्थ्य के संबंध में, सांख्यिकी का हर जगह उपयोग किया जाता है। कुछ इसकी कमियां भी होंगी। तो वार्षिक योजना क्या है, हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आपने ये पढ़ा होगा। सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन।